और इस तथाकथित लड़ाई में सिराज के करीब 500 सैनिक मारे गए और क्लाइव के सिर्फ 22। प्लासी की जीत के बाद क्लाइव एक हीरो की तरह मुर्शिदाबाद में दाखिल हुआ। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया और फिर खुला बंगाल का खजाना। सोचिए, एक फिक्स मैच ने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और सारी गालियां इस कांड के लिए मीर जाफर अकेले खा लेता है। हमें नहीं मालूम होता है या बहुत कम लोगों को पता होता है कि मीर जाफर का साथ जगत सेठ ने भी दिया था, मीर जाफर का साथ राय दुर्लभ जैसे लोगों ने भी दिया था और बहुत सारे लोगों ने दिया जो या तो बिक गए या तो अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए थे। दाना की में विलियम डैलरम्पल लिखते हैं कि जब क्लाइव को नवाब के खजाने में ले जाया गया तो आंखें फटी रह गई। कमरे सोने और चांदी के सिक्कों और हीरो जवाहरातों से भरे पड़े थे। इतनी दौलत थी जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी। कंपनी ने मीर जाफर से जो कीमत वसूली वो हैरान करने वाली थी। मीर जाफर ने कंपनी और उसके अफसरों को कुल मिलाकर 2.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दिए, आज के हिसाब से 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। खजाना इतना बड़ा था कि उसे कलकत्ता ले जाने के लिए 100 से ज्यादा नावों का इंतजाम करना पड़ा और ये दौलत जब हुगली नदी से गुजरी तो कलकत्ता में कंपनी के लोग जश्न मना रहे थे। इसमें से 2,34,000 पाउंड तो अकेले क्लाइव की जेब में गए। इस एक डील ने क्लाइव को इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाया। इतना ज़्यादा पैसा था कि जब क्लाइव वापस इंग्लैंड गया तो उसने अपनी दौलत के दम पर पार्लियामेंट में अपनी सीट तक खरीदी। लेकिन कंपनी का पेट इतने से तो भरना नहीं था, उसके मुंह लग गया था खून। कंपनी के हर छोटे बड़े अफसर को अमीर ही बनना था और उन्होंने मीर जाफर को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया था। प्लासी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रातों रात बदल दिया। वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, किंग मेकर थी। और सबसे बड़ी बात, उससे अब व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से पैसा मांगने या जगत सेठ से भी उधार लेने की जरूरत नहीं थी। अब उसके पास बंगाल का पूरा रेवेन्यू, पूरा खजाना था। यहीं से जगत सेठ का हिसाब किताब गड़बड़ा गया। प्लासी से पहले जगत सेठ का सिस्टम इसलिए चलता था क्योंकि वो सरकार और जमीन के बीच की सबसे जरूरी कड़ी थे। लगान वसूल होता, उनके खजाने में आता और फिर वो उसे नवाब को भी देते। लेकिन अब कंपनी ने सिस्टम को बाईपास कर दिया। कंपनी के अफसर खुद जमींदारों से पैसा वसूलते, उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बनाया। अब उन्हें लगान के लिए जगत सेठ के भरोसे की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि अब वही राजा थे। इससे भी बुरा तब हुआ जब कंपनी के कर्मचारियों ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू किया। दस्तक क्या था? दस्तक एक तरह का ट्रेड पास था जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था। इस पास को दिखाकर कंपनी बिना कोई टैक्स दिए बंगाल में ट्रेड कर सकती थी। अब ये छूट जो दी गई थी, जो दस्तक दी गई थी, सिर्फ कंपनी के ट्रेड के लिए थी। लेकिन अब कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी इसी दस्तक को दिखाकर करने लगे। नमक, सुपारी, तंबाकू, हर चीज का व्यापार करते और कोई टैक्स नहीं देते। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तानी ट्रेडर्स जो थे उनका ही धंधा चौपट हुआ। हर सामान पर इनको तो टैक्स देना पड़ता था, जबकि कंपनी के गोरे बाबू बिना टैक्स दिए वही सामान बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। सस्ते में बेचते, टैक्स देना नहीं है। नवाब का खजाना खाली होना लगा क्योंकि उसे टैक्स मिलना बंद हो गया। जब मीर जाफर ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया। थॉमस टिम्बक अपनी किताब द मारवाड़ीज में लिखते हैं कि इस नई व्यवस्था ने जगत सेठ के व्यापार की कमर तोड़ दी। उनका बैंकिंग का धंधा इसी बात पर टिका था कि बंगाल में व्यापार फले फूले और सरकार को टैक्स मिले। लेकिन अब व्यापार भी अंग्रेज लूट रहे थे और टैक्स भी वही वसूल रहे थे। जगत सेठ ने जिस बाघ को शिकार करने के लिए पाला था वो अब अपने ही मालिक को खाने लगा था। 3 साल के अंदर मीर जाफर की हालत एक निचुड़े हुए नींबू जैसी हो गई। जब उसके खजाने में कुछ बचा नहीं तो कंपनी ने उसे भी दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। 1760 में कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। फिर मीर कासिम एक काबिल शासक था और अंग्रेजों की नीयत को समझता भी था। उसने फैसला किया कि इस लूट को रोकेगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर शिफ्ट की, मॉडर्न बिहार में, ताकि वो कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों से उनका जो दखल है उससे दूर रह सके। उसने अपनी फौज को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देनी शुरू की और उसने दस्तक के मिसयूज को रोकने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया। उसने क्या किया? सारे हिंदुस्तानी व्यापारियों के लिए भी टैक्स माफ कर दिया। अब अंग्रेज और हिंदुस्तानी व्यापारी एक लेवल पर आ गए, किसी को टैक्स नहीं देना है। ये कंपनी के लिए खुली चुनौती थी और अब उनकी लूट और बेईमानी ज्यादा चल नहीं सकती थी। कंपनी और मीर कासिम के बीच फिर तनाव बढ़ा और इस तनाव की आग में घी का काम किया
जगत सेठ ने। जगत सेठ का परिवार मीर कासिम को भी पसंद नहीं करता था। उन्हें लगता था कि मीर कासिम उनकी बची कुची ताकत को भी खत्म कर देगा। उन्होंने एक बार फिर वही गलती की जो उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ की थी। उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ अंग्रेजों के फिर कान भरने शुरू किए। ये एक आत्मघाती कदम था। 1763 में जब कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ाई छिड़ी तो मीर कासिम को शक हुआ कि जगत सेठ अब भी अंग्रेजों से मिले हुए हैं। डालरम पर लिखते हैं कि जब पटना में कंपनी के कुछ कागजात बरामद हुए तो उनमें जगत सेठ का भी एक खत था। इस खत में उन्होंने अंग्रेजों को मीर कासिम पर हमला करने के लिए उकसाया था और उस कैंपेन का पूरा खर्च उठाने की भी पेशकश की थी, जैसा सिराजुद्दौला के साथ था। मीर कासिम का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने जगत सेठ मेहताब राय और उनके चचेरे भाई स्वरूप चंद दोनों को मुंगेर के किले में कैद कर लिया। एक फ्रांसीसी सैनिक जो उस समय मीर कासिम के दरबार में मौजूद था, उसके मुताबिक सेठों ने अपनी जान बख्शने के लिए मीर कासिम को 4 करोड़ रुपए की पेशकश की, लेकिन मीर कासिम का गुस्सा अब किसी भी दौलत से शांत नहीं हो सकता था। उसने अपने जर्मन भाड़े के सैनिक वॉल्टर राइनहार्ट समरू को बुलाया। मर्सनरी था, जर्मन था। उसको बुलाया और हुक्म दिया कि दोनों भाइयों को फौरन खत्म कर दिया जाए। थी जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हो, जो दिल्ली से लेकर पूना तक हुंडिया चला सके। इस जरूरत के लिए कंपनी पहुंची बनारस। 18वीं सदी में बनारस सिर्फ एक तीर्थ नगरी नहीं थी, वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड और बैंकिंग हब बन चुका था। बड़ा पोर्ट हुआ करता था वहां। इस हब के केंद्र में था एक मारवाड़ी परिवार जिनकी फर्म का नाम था गोपाल दास मनोहर दास। थॉमस टिम्बक अपनी किताब द मारवाड़ीज में बताते हैं कि गोपाल दास का परिवार भी मूल रूप से राजस्थान का ही था। उनके पूर्वज भी व्यापार की तलाश में राजस्थान से निकले, लेकिन जगत सेठ के परिवार के उलट जो बंगाल की सियासत में रम गए, गोपाल दास का नेटवर्क ज्यादा फैला हुआ था, ज्यादा प्रोफेशनल था और इनकी शाखाएं, इनकी कोठियां बनारस से लेकर कलकत्ता में थी, सूरत से लेकर नागपुर, पुणे, दक्कन सब जगह थी। वो सियासत में सीधे दखल देने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता था। उनका असली काम था पैसा चलाना। जब बंगाल में जगत सेठ का सूरज डूब रहा था, ठीक उसी वक्त बनारस में गोपाल दास का सितारा चमक रहा था। कंपनी की नज़र फिर उन पर पड़ी। कंपनी को मराठों से लड़ने के लिए पैसा चाहिए था। जंग लड़ी जा रही थी पूना और नागपुर के पास, लेकिन कंपनी का खजाना था कलकत्ते में। कलकत्ता से पूना तक कैश भेजना बहुत रिस्की था और यही काम आई गोपाल दास की हुंडी। कंपनी कलकत्ता में गोपाल दास के एजेंट को रुपए देती और गोपाल दास बनारस में बैठे बैठे एक हुंडी जारी कर देते। कंपनी का अफसर वो हुंडी लेकर पूना या नागपुर में गोपाल दास के एजेंट के पास जाता और उसे वहां कैश मिल जाता। यह सिस्टम इतना असरदार था कि अंग्रेजों की सेना जहां जहां जाती, गोपाल दास का पैसा वहां वहां पहुंच जाता। यानी मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की लड़ाई को हिंदुस्तानी पैसे से ही फंड किया गया और फंडिंग भी भारतीयों ने ही की। इस रिश्ते को और मजबूत किया गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग कंपनी के उन शुरुआती प्रशासकों में से था जो हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम की ताकत को समझता था। उसको मालूम था कि पैसा बहुत है इनके पास। उसने बनारस के साथ इसीलिए एक खास रिश्ता बनाया। इस रिश्ते को समझने के लिए बनारस के राजा चेत सिंह का किस्सा आप सुन लीजिए। चेत सिंह अवध के नवाब के मातहत एक राजा थे, लेकिन 1775 के बाद वो कंपनी के अधीन आ गए। हेस्टिंग ने चेत सिंह पर लगातार पैसे के लिए दबाव बनाना शुरू किया। हर साल मांगे जाने वाले टैक्स की रकम बढ़ाने लगा। जब चेत सिंह ने आनाकानी की तो हेस्टिंग ने इसे अपनी बेइज्जती समझी और बनारस पर कूच करने की बेवकूफ़ी कर दी। 1781 में हेस्टिंग खुद एक छोटी सी टुकड़ी लेकर बनारस पहुंच गया। मकसद था चेत सिंह को सबक सिखाना और उससे एक बड़ी रकम वसूलना, लेकिन कब्जा भी किया। हेस्टिंग ने बाद में लंदन में अपने ऊपर चले मुकदमे में खुद कहा था कि अगर उस दिन बनारस के बैंकर्स ने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं आज यहां जिंदा खड़ा नहीं होता। ये एक अजीबोगरीब स्थिति थी। कंपनी एक हिंदुस्तानी राजा को उसकी ही जमीन से बेदखल कर रही थी और उस शहर के हिंदुस्तानी साहूकार कंपनी की मदद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए कंपनी एक ज्यादा भरोसेमंद ग्राहक थी। राजा आज है कल नहीं होगा, लेकिन कंपनी एक स्थायी सिस्टम थी। बैंकर को अपना पैसा सुरक्षित रखना था और अपना धंधा चलाना था, और उन्होंने ज्यादा स्थिर और ताकतवर घोड़े पर दांव लगाया। गोपाल दास और कंपनी का यह रिश्ता दशकों तक चला। 1780 से लेकर 1815 तक जब भी कंपनी को उत्तर भारत या मध्य भारत में पैसे की जरूरत पड़ी, गोपाल दास की कोठी उनके लिए खुली रही। जब अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा और तीसरा युद्ध भी हुआ, जो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से माना गया, तो उन युद्धों का एक बड़ा खर्चा गोपाल दास की हुंडियों ने ही उठाया। लेकिन जैसा जगत सेठ के साथ हुआ, वैसा ही यहां भी एक दिन होना ही था। जैसे जैसे कंपनी की ताकत बढ़ी, उसे हिंदुस्तानी साहूकारों की जरूरत कम होती गई।
19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने अपने खुद के ट्रेजरी सिस्टम बनाने शुरू किए। उन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना की। अब उन्हें पैसा ट्रांसफर करने के लिए किसी मारवाड़ी सेठ की जरूरत नहीं थी। उनका अपना सिस्टम था जो ज्यादा तेज था, ज्यादा भरोसेमंद था, यूरोपियन बैंकिंग थी। एक बार जब मराठा शक्ति पूरी तरह कुचल दी गई और हिंदुस्तान पर कंपनी का राज लगभग स्थापित ही हो गया, तो उन्होंने अपने पुराने फाइनेंसर्स को धीरे धीरे किनारे किया। धंधा अब सरकार और साहूकारों के बीच नहीं था, अब सरकार खुद ही सबसे बड़ी साहूकार थी। ये कहानी सिर्फ बंगाल और बनारस में ही नहीं घटी। कंपनी ने हर जगह इसी पैटर्न पर काम किया। वो किसी भी इलाके में घुसने से पहले वहां के फाइनेंशियल नेटवर्क को समझती, वहां के सबसे बड़े सेठों से दोस्ती करती, उनके पैसे का इस्तेमाल करके उस इलाके पर कब्जा करती और फिर अपना खुद का सिस्टम बनाकर इन्हीं साहूकारों को इररिलेवेंट कर देती। सूरत में भी ऐसा ही कुछ हुआ। शहर में जब मराठों की रेड्स पड़नी शुरू हुई, कंपनी ने खुद को एक नई भूमिका में पेश किया। उन्होंने कहा कि मराठों से सुरक्षा हम देंगे आपको। कंपनी ने धीरे धीरे सूरत के किले पर अपना कब्जा किया। शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। इस काम के लिए पैसा किसने दिया? सूरत के ही साहूकारों ने। कंपनी ने शहर की सुरक्षा के नाम पर फिर व्यापारियों पर टैक्स लगाया। व्यापारियों ने भी सोचा कि मराठों के लूट से अच्छा है कि एक फिक्स टैक्स कंपनी को ही दे देते हैं, और फिर से वही हुआ जो हर जगह होता था। कंपनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोकल व्यापारियों को कंपटीशन से बाहर किया। सूरत के वो सेठ जो कभी कंपनी के मालिक की तरह बर्ताव करते थे, अब उसी के रहमो करम पर जीने लगे। सन 1800 आते आते कंपनी ने मराठों और नवाब दोनों को किनारे कर सूरत पर पूरा पूरा कब्जा कर लिया। एक और उदाहरण अवध का है। अवध के नवाब आसफ उद्दौला अपनी शान शौकत के लिए बड़े मशहूर थे, लेकिन वो लगातार कंपनी के कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। कंपनी उनकी फौज मेंटेन करने के नाम पर हर साल भारी भरकम रकम वसूल कर लेती थी, और यहां कंपनी ने हिंदुस्तानी साहूकारों वाला खेल खुद खेला। कंपनी के अंग्रेज अफसर नवाब को निजी तौर पर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देने लगे। बड़ा अजीब लूप। कंपनी पहले नवाब पर भारी टैक्स लगाती। नवाब उस टैक्स को चुकाने के लिए कंपनी के ही अफसरों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते, और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए अपने ही लोगों पर और ज्यादा टैक्स लगाते। इस सिस्टम ने अवध की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, जबकि गंगा बहती है यहां से। कंपनी सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साहूकार और लोन शार्क थी। कुल मिलाकर देखेंगे तो हिंदुस्तान के पैसे का इस्तेमाल किया गया हिंदुस्तान को ही गुलाम बनाने में। ये कहानी जो हमने आपको सुनाई, ये सिर्फ कुछ लालची सेठों की नहीं है। ये उस दौर के हिंदुस्तान की कहानी है जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी थी, जहां हर कोई सिर्फ अपना फायदा, अपना राज, अपनी तिजोरी देख रहा था। इन साहूकारों ने वही किया जो हजारों सालों से व्यापारी करते आए हैं। उन्होंने उस ताकत का साथ दिया जो उनके व्यापार और पैसे को सबसे ज्यादा सुरक्षा दे सकता था। 18वीं सदी में वो ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनको पैसा दिया। हिंदुस्तानी साहूकारों के पैसे ने कंपनी की तोपों में बारूद भरा, उनकी हुंडियों ने कंपनी की सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और उनके नेटवर्क ने कंपनी को हिंदुस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था की वो समझ दी जिसके बिना वो कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि जब तक हिंदुस्तानी सेठों और साहूकारों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। गंगा और हुगली दोनों में पानी बहुत बह चुका था, और उनके बही खातों पर लिखा मुनाफा एक पूरे देश की गुलामी की कीमत बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी को फंड करने वाले इन साहूकारों पर यह शानदार आलेख लिखा था हमारे साथी कमल ने, और अभिषेक ने अलिफ लैला के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए अलिफ लैला।